जय हिंद। विद्यापीठ कैंपस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के कुछ क्वेश्चंस। आर्ट एंड कल्चर से लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न कहता है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई क्या है? इस मूर्ति की ऊंचाई 57 फीट है। गोमतेश्वर की मूर्ति श्रवणबेलगोला, ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति जिसकी ऊंचाई 57 फीट है। यह मूर्ति बाहुबली का है, जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र हैं। पूर्व मध्यकाल 1982-83 ईस्वी में गंगवंश के सेनापति चामुंड राय ने इसे बनवाया था। ये विंध्यगिरि पहाड़ी पर है। ये अखंड मूर्ति है। अखंड मूर्ति कहने का मतलब कि किसी एक शिला को काट कर बनाया गया है, इसे असेंबल नहीं किया गया है, बल्कि एक ही शिला पर बनाया गया यह मूर्ति है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से कांसी की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है? इसका सही उत्तर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसी की नर्तकी की मूर्ति कला का बेजोड़ नमूना है। सेलखड़ी पत्थर से बनी योगी की मूर्ति, मोहनजोदड़ो से ही योगी की मूर्ति भी मिली है, जो मूर्ति कलात्मकता का प्रमाण है। योगी की मूर्ति सेलखड़ी पत्थर से बनी होती है। अधखुले नेत्र, नाक के अग्रभाव पर टिकी दृष्टि, छोटा मस्तक, बसबरी हुई दाढ़ी होती है। तो मोहनजोदड़ो पर याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति और एक योगी की मूर्ति भी मिली है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से किस कला के अंतर्गत बुद्ध को काफ़ी प्रसन्नचित मुद्रा में दिखाया गया है, साथ ही उन्हें विभिन्न आसनों में सभी ज्ञान से युक्त प्रदर्शित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है मथुरा कला। मथुरा कला मौर्योत्तर काल की कला है। इसे कुषाण शासकों द्वारा डेवलप किया गया था। मथुरा शैली पर बाह्य प्रभाव नहीं दिखता है, बल्कि ये स्वदेशी प्रभाव से युक्त है। मथुरा कला में तीनों धर्मों हिंदू, जैन और बौद्ध का प्रभाव है। इस शैली में चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर का उपयोग होता था मूर्ति बनाने में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस मूर्ति निर्माण शैली के अंतर्गत जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों को एक चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर बनाया गया है, जिसे आयग पट्ट नाम दिया गया है? इसका भी सही उत्तर मथुरा शैली है। इसे आप ध्यान में रखेंगे कि आयग पट्ट नाम है। चौकोर प्रस्तर पट्टिका पर जो मूर्ति बनाया गया है वो जैन धर्म से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। हाथी दांत से कलात्मक मूर्तियां निर्मित करने की कला का विकास किस काल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर है मुगल काल। मुसलमान शासकों के काल में मूर्ति कला को राजकीय प्रश्रय नहीं मिलने के कारण इसमें हास देखने को मिलता है। कभी कभी प्रश्नों में ये पूछ लिया जाता है कि किस काल में मूर्ति कला को राजकीय प्रश्रय नहीं मिला? तो ये मुगल काल था। हाथी के दांत से कलात्मक मूर्तियां निर्मित की गई, वो भी मुगल काल में ही हुई है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गांधार शैली के अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियां किस मुद्रा में बनाई गई थी? तो इसका सही उत्तर है आसन एवं स्थानक दोनों मुद्रा में। गांधार शैली के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। गांधार शैली संरक्षण कुषाणों द्वारा दिया गया था। गांधार शैली विस्तार उत्तर पश्चिम सीमांत आधुनिक कंधार क्षेत्र में था। आधुनिक कंधार, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है गंधार और कंधार में, तो कंधार ही याद रखिएगा। गांधार मूर्ति कला शैली पर यूनानी या हेलोनिस्टिक मूर्ति कला का व्यापक प्रभाव दिखाई देता है। मुख्य रूप से बौद्ध धर्म की मूर्तियां इस शैली में बनाई गई है। प्रारंभिक गांधार शैली में धूसर बलुआ प्रस्तर का उपयोग हुआ था। बाद में अवधि में मिट्टी और प्लास्टर का उपयोग हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पशु, पक्षी, खिलौना और मानव किस काल की मृण मूर्तियों के विषय हैं? तो ये सब मौर्यकालीन थे। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि मृण मूर्ति से संबंधित मृण मूर्ति कहा जाता है मिट्टी की मूर्ति को। पशु, पक्षी, खिलौना और मानव की जो मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती थी वो गैर धार्मिक होती थी। 1917 में पटना के दीदारगंज से यक्षिणी की मूर्ति प्राप्त हुई है, जो मौर्यकालीन मूर्ति है। और पूछा जा चुका है
कि पटना के दीदारगंज से किसकी प्रतिमा प्राप्त हुई है, या फिर पूछा जा चुका है कि यक्षिणी की जो मूर्ति है जो पटना से मिला है वो किस काल का है, तो वो मौर्यकालीन है और यक्षिणी की मूर्ति है और पटना दीदारगंज से 1917 में मिला है। प्रश्नों के साथ साथ कुछ मैं एक्स्ट्रा भी करवा रहा हूँ, वो इसलिए कि आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो, और जब आपका कॉन्सेप्ट डेवलप हो जाएगा तो फिर परीक्षा में प्रश्न नहीं छूटेंगे। आइए चर्चा करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मूर्ति निर्माण हेतु सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल किस शैली में किया गया? अमरावती शैली में इसका सही उत्तर है। अमरावती शैली के बारे में कहा जाता है कि इस शैली को सबसे ज़्यादा संरक्षण सातवाहन राजाओं द्वारा किया गया था। इसका जो विस्तार था वो कृष्णा गोदावरी की निचली घाटी में, अमरावती और नागार्जुन कोंडा में तथा उसके आसपास ही था। कुल स्वदेशी रूप से विकसित हुई अमरावती शैली थी। इस शैली पर मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का ही प्रभाव था। मूर्ति बनाने में अमरावती शैली में सफ़ेद संगमरमर का इस्तेमाल होता था। मूर्तियाँ सामान्यतः बुद्ध के जीवन और जातक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे, अमरावती शैली से किसी भी तरह का भी प्रश्न आपसे एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। किस काल की मूर्तियों में मौलिकता का अभाव था? तो इसका सही उत्तर है पाल काल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग जाता है, तो स्वर्ण युग चोल काल को कहा जाता है। पल्लव राजाओं द्वारा जो द्रविड़ कला शुरू की गई थी उसकी उत्कर्ष चोल काल में दिखाई देता है, जिसके कारण दक्षिण भारतीय कला का स्वर्ण युग चोल काल को कहा जाता है। चोल काल के कुछ एग्जाम्पल्स हम देते हैं, जैसे 11वीं शताब्दी में चोल शिल्पकारों द्वारा गजासुर संहार मूर्ति के रूप में शिव का उभरा हुआ उत्कीर्ण रूप बनाया गया। क्रुद्ध महादेव उस हाथी राक्षस का संहार कर हर्षोन्माद के ओजस्वी नृत्य में व्यस्त हैं। एक और मूर्ति है जो कि तमिलनाडु के चिदम्बरम में स्थित थेलई से नटराज की विशाल कांस्य प्रतिमा है और अर्ध नारीश्वर के रूप में प्रतिमा है। एक और चोल काल का उत्कृष्ट उदाहरण है, वो है 13वीं शताब्दी में चोल कला के उत्तरवर्ती चरण में भूमि देवी को विष्णु की कनिष्ठ पत्नी के रूप में दर्शाकर मूर्ति रूप में चित्रित किया गया है। तो ये कुछ चोल काल के मूर्तियां हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है चित्रकला की नई शैली बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट का सूत्रपात किसने किया था? तो ये थे अवनींद्रनाथ टैगोर। 1906 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट स्थापना किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पटना सचिवालय के सामने बना शहीद स्मारक किसने बनाया था? ये है देवी प्रसाद राय चौधरी। ये एक मूर्तिकार थे। पटना सचिवालय के सामने जो शहीद स्मारक बना है उसके पीछे की घटना ये थी कि 11 अगस्त 1942 के दिन विद्यार्थियों का एक जुलूस सचिवालय भवन के सामने विधायिका भवन पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की कोशिश कर रही थी। पटना के जिलाधीश WG आर्चर के आदेश पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है और इसमें 7 छात्र मारे जाते हैं। उमाकांत सिन्हा, रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, देवी पद चौधरी, राम गोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह और जगपति कुमार। जो 7 छात्र दिन शहीद हुए, मारे गए, इन्हीं का स्मारक बनाया गया है। आज भी पटना सचिवालय के ठीक सामने ये शहीद स्मारक है। इसे देवी प्रसाद राय चौधरी द्वारा बनाया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है एलोरा में भव्य वास्तुकलात्मक शैल मूर्ति शिव पार्वती के विवाह को दर्शाती है। तो ये है गुफा संख्या 29। एलोरा के मूर्ति शिल्प गुप्त परंपरा का ही विस्तार माना जाता है और एलोरा की मूर्तियों में सजीवता नहीं दिखाई देती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्तियां किस धर्म से संबंधित रही? तो गुप्त काल में सर्वाधिक मूर्तियां ब्राह्मण धर्म से संबंधित रहा था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गुप्तकालीन मूर्तिकला के संबंध में सही नहीं है? यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि क्वेश्चन में सही नहीं है पूछा गया है। का उत्तर है बी। गुप्तकालीन मूर्तिकला में केवल हिंदू एवं जैन धर्म से संबंधित मूर्तियों का निर्माण किया गया था।
ऐसा नहीं है। गुप्त काल में जैन धर्म से संबंधित विशालकाय बाहुबली मूर्तियों का निर्माण किया जाने लगा था। हाँ, ये सही है। गुप्त काल में वैदिक सौंदर्य के स्थान पर आध्यात्मिक सौंदर्य की प्रधानता दी गई थी। ये भी सही है। और गुप्त काल में सारनाथ, मथुरा एवं पाटलिपुत्र 3 जगहों पे गुप्त काल के मूर्तियाँ मिलती हैं, तो ये भी सही है। केवल हिंदू और जैन धर्म की मूर्तियाँ नहीं बल्कि और भी मूर्तियाँ गुप्त काल में बनाए जाते थे। आर्ट एंड कल्चर से जो 3 से 4 प्रश्न सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ध्यान में रखते हुए ये सीरीज चलाई जा रही है।